एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की थर्ड स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स इन द सॉइल, और यू कैन ऑल्सो से इट एज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब जो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं फार्म में, दे ऑल नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। सारी क्रॉप्स को या प्लांट्स को या ट्रीज को ग्रो होने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स दे मे बी मेनी मिनरल्स like sodium, potassium, iron, copper, magnesium and many more। ये न्यूट्रिएंट्स की मदद से ही प्लांट्स अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड करता है सॉइल। बिना सॉइल के नेचुरली प्लांट्स को हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जब भी हम कोई भी क्रॉप या प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से, बट समटाइम्स these nutrients in the soil become very less in quantity। जब हम बार बार एक ही पीस ऑफ लैंड पे क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स ग्रो करते जाते हैं, तो जो क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं वो सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है और फिर हम उस पर प्लांट्स ग्रो करेंगे, क्रॉप ग्रो करेंगे, तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएगी क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम टू टाइम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना पड़ता है। रिप्लेनिश मीन्स फुलफिल करना पड़ता है। जो भी कमी हो गई है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं सॉइल में, हमको उनको फिर से वापस से सॉइल में डालना होता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाए। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द फार्मर्स हैव टू ग्रो अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप एवरी ईयर, और इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे फार्मर्स को बार बार एक ही लैंड पे अगेन एंड अगेन क्रॉप्स ग्रो करने पड़ते हैं। इसकी वजह से सॉइल में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे यूज्ड अप हो जाएंगे और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाएगी। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ ऐसे तरीके यूज़ करने पड़ेंगे जिससे हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस डाल दें और हमारी क्रॉप कंटिन्यूसली अच्छे से ग्रो होती रहे। सो टू डू दिस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स विच आर प्रेजेंट एंड यूज्ड बाय द फार्मर्स। लेट अस डिस्कस दीज मेथड्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स मेनली। One category of the method to replenish nutrients in soil is natural methods, and one category is artificial methods. Let us discuss them one by one. Before discussing them, you all have to note down these important points which are regarding this topic. We have already discussed all these points. You just have to note them down and they are going to help you in your future studies. So let us discuss about the natural methods for the replenishment of soil. सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए हम नेचुरली कौन से मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं? तो तीन तरह के नेचुरल मेथड्स होते हैं जो हम सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड द थ्री मेथड्स आर फैलोइंग, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाउ व्हाट आर दीज थ्री मेथड्स? फैलोइंग का मतलब होता है टू कीप द लैंड uncultivated for one or more than one seasons. When farmers are continuously growing the crops one after another, season after season after season, तो सॉइल का सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। अब नेचुरल मेथड से सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करने का सबसे आसान तरीका होता है कि लैंड को फैलो छोड़ दें। टू कीप द लैंड फैलो मीन्स टू कीप द लैंड एज इट इज़। उसको कुछ डिस्टर्ब मत कीजिए, कुछ उसमें उगाइए मत, डोंट प्लांट एनी क्रॉप ऑन देम, जस्ट लेट द लैंड बी इटसेल्फ। धीरे धीरे नेचुरल मेथड से अपने आप सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। अब ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अपने आप कैसे बढ़ गए? जादू से या फिर मैजिक से अपने आप सॉइल में न्यूट्रिएंट्स फिल हो गए? ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉइल में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। आप सब ने 7th स्टैंडर्ड में ह्यूमस के बारे में पढ़ा है, डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा है, और डीकम्पोजिशन में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो
क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये मॉलिक्यूल्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल मेथड दैट इज लीव द लैंड ए फैलो फॉर 1 सीजन और मोर देन 1 सीजन। तो अपने आप सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद फार्मर्स उस पर्टिकुलर लैंड पे क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस वॉज फैलोइंग। नेक्स्ट सेकेंड मैथड विच कैन बी नेचुरली यूज्ड टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल इज क्रॉप रोटेशन। जैसा कि वर्ड से पता पड़ रहा है, क्रॉप रोटेशन मतलब फार्मर्स हर क्रॉप के बाद, जैसे एक क्रॉप ग्रो करी, वो हार्वेस्ट हुई, उसके बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करी, फिर वो हार्वेस्ट हुई, तीसरी क्रॉप ग्रो करी, पर ये तीनों क्रॉप्स एक जैसी नहीं होनी चाहिए। मान लिया हम वीट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव अ फार्म एंड आई एम अ फार्मर, ओके। अब मैंने क्या किया, अपने फार्म में वीट ग्रो किया, वो वीट ग्रो हो गया, मैंने उसको हार्वेस्ट कर लिया, वापस से वीट ग्रो किया मैंने, फिर उसको हार्वेस्ट करके थर्ड टाइम मैंने दोबारा उस पर वीट ही ग्रो किया। तो एक ही तरह के क्रॉप बार बार एक ही लैंड पे ग्रो करने से वो क्रॉप जिस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही है वो न्यूट्रिएंट सॉइल में खत्म हो जाते हैं। आप घर में रोज राइस ही खाओगे, आज भी राइस, कल भी राइस, परसों भी राइस, तो थोड़े दिन में राइस खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन आप एक दिन राइस खाओ, एक दिन वीट खाओ, एक दिन आप फ्रूट्स खाओ और एक दिन वेजिटेबल्स खाओ, तो ये सारी चीज़ें लॉन्गर टाइम तक रहेंगी। सेम थिंग हैपन्स विद द सॉइल। सॉइल से जितनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब करते जाएंगे उतनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक क्रॉप ग्रो करने के बाद जब फार्मर दूसरी क्रॉप ग्रो करे तो वो क्रॉप सेम नहीं होनी चाहिए। द फार्मर शुड यूज अनदर टाइप ऑफ क्रॉप जिसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो वो जो दूसरी क्रॉप है वो दूसरा न्यूट्रिएंट यूज करेगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप होगी तब तक हमारा पहला वाला न्यूट्रिएंट फिर से आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा नेचुरली, और वो वाली क्रॉप उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगी। फॉर एन एग्जांपल लेट मी शो यू। मान लिया कि ये हमारा लैंड है और इस लैंड में 1, 2 और 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। जब हमने एक क्रॉप ग्रो करी, इस क्रॉप को मान लिया कि ये वीट है ना। अब जो वीट है उसको नंबर 1 वाला न्यूट्रिएंट चाहिए। अब वीट ग्रो होगा तो 1 वाला न्यूट्रिएंट थोड़ा कम हो जाएगा। ये दोनों तो अभी भी हैं क्योंकि ये यूज ही नहीं हो रहे। फिर मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया, जब सेकेंड टाइम ग्रो किया क्रॉप को तो वापस से वीट ग्रो कर दिया, तो वीट ने बचा हुआ जो ये वाला न्यूट्रिएंट था उसको भी यूज कर लिया। अब ये वाला न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, बचा ये वाला और ये वाला। अब वापस से वीट ग्रो करेंगे तो क्या वो ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट तो हमने खत्म कर दिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, वीट की जगह कोई दूसरा प्लांट चूज कर लेंगे जिसको ये न्यूट्रिएंट चाहिए ही नहीं। हम ऐसा प्लांट लेंगे जिसको ये या फिर ये वाला न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया पी प्लांट, या फिर हम ले सकते हैं ग्राउंड नट्स, और वी कैन टेक सम अदर पल्सेस टू ग्रो। इनसे क्या होता है कि इनको ये वाला न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, उनको ये वाला न्यूट्रिएंट चाहिए। तो मैं एक क्रॉप ग्रो करने के बाद जब दूसरी क्रॉप ग्रो करूंगी तो मैं दूसरे तरह का प्लांट चूज करूंगी, क्योंकि ये जो कम हो गया है न्यूट्रिएंट वो अब यूज ना हो, ये वाला न्यूट्रिएंट यूज हो। और जब तक ये न्यूट्रिएंट यूज होगा, मान लो 3, 4, 5, 6 महीने तक ये प्लांट ग्रो हो रहा है, तब तक उतने टाइम में ये वाला न्यूट्रिएंट फिर से सॉइल में फिलअप हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। वो नेचुरल मेथड है, अपने आप सॉइल अपने रिप्लेनिश कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को। फाइन, दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन, as I have already written for you. You have to note down all these points. और क्रॉप रोटेशन का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वीट एंड पी। पहले फार्मर एक सीजन में वीट ग्रो करते हैं। वीट क्या करते हैं, सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा एलिमेंट? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक न्यूट्रिएंट है। उसके बाद जब वीट क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी तो सेकेंड क्रॉप फार्मर्स यूज कर सकते हैं पीस, ठीक है। पी यूज कर सकते हैं, ग्राउंडनट्स यूज करते हैं। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एवरी वन ऑफ यू हैव स्टडीड लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैव नोड्यूल्स इन देयर रूट्स and there is a bacteria called rhizobium present in the root nodules
of leguminous plants. ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट्स बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से। ठीक है, तो वीट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और पी वापस से नाइट्रोजन ऐड कर देता है। तो इस तरह की क्रॉप से दोनों को फायदा भी हो रहा है और सॉइल में कोई कमी भी नहीं हो रही। ठीक है, थर्ड टेक्निक अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग अगेन नाम से ही पता पड़ रहा है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को, 2 or more than 2 crops are mixed together and then grown in a field, or you can say that 2 or more crops are simultaneously grown in the same field। उससे क्या होगा, फील्ड में अगर दो या दो से ज्यादा तरह के प्लांट्स हम एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो कुछ प्लांट्स न्यूट्रिएंट 1 लेंगे, कुछ प्लांट्स सेकेंड न्यूट्रिएंट लेंगे, कुछ प्लांट्स थर्ड न्यूट्रिएंट लेंगे, और पूरी फील्ड में न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े यूज होते जाएंगे लेकिन उनकी पूरी कमी नहीं हो जाएगी, वो खत्म नहीं हो जाएंगे। Such type of farming practices are encouraged to be used by farmers, क्योंकि ऐसी practices यूज करने से फार्मर्स की लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहती है, उनका सॉइल फर्टाइल रहता है और उनके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती। I have also written an example for the mixed cropping when 2 or more crops are grown together in the same field. For example, cotton and groundnut, they can be used together. एक फील्ड में आपने सपोज कॉटन ग्रो कर दिया और ग्राउंडनट भी ग्रो कर दिया, फिर कॉटन फिर ग्राउंडनट, दो अलग अलग तरह के प्लांट्स हमने एक ही फील्ड में एक साथ ग्रो किए। उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती and the fertility of soil is maintained. So these are the 3 methods जो naturally soil में nutrients को maintain करके रखते हैं। लेकिन अगर ये तीनों काम ना करें तो हम manures and fertilizers use कर सकते हैं। That is the second category or second method by which we can replenish the soil with nutrients. Now the second method to replenish the nutrients in soil is by the use of manures and fertilizers. जब भी ये नेचुरल मेथड से फार्मर्स की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं और जितना चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स हम रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं, then farmers adopt to the second method, that is the manuring method. Whenever the farmers use manure or fertilizers in their field, this process is called as manuring. You can also say that adding of manure and fertilizers in the field is called as manuring. अब manures or fertilizers are the substances which are very rich in nutrients, और जब हम इन substances को soil में डालते हैं तो soil में nutrients add कर देते हैं। But both of these are two very different chemicals और different compounds. Manures जो होते हैं वो हम naturally बनाते हैं, ठीक है। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनता है। यू नो व्हाट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ड्राई लीव्स एंड सीवेज वेस्ट जो निकलता है, स्लज जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इन सारी चीज़ों को अगर हम एक पिट मीन्स गड्ढे में डाल दें और उसको सॉइल से कवर करके उसको डिकम्पोज होने दें विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं इनटू एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज मैन्योर। ठीक है, अब मैन्योर्स जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। हम मैन्योर्स 2 तरह के बना सकते हैं। दे कैन बी कॉल्ड एज कंपोस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया, जो हम पिट में डाल देते हैं सारे ऑर्गेनिक मैटर को और वो डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे मैन्योर को हम कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट। दूसरा तरीका होता है ग्रीन मैन्योर यूज करना। अब ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, सपोज अगर फार्मर की फील्ड है, उसमें उसको अभी क्रॉप ग्रो करनी है लेकिन उसको उस सॉइल को फर्टाइल बनाना है, तो वो क्या करेगा, अपनी क्रॉप ग्रो करने के पहले वो कुछ स्पेशल तरह के प्लांट्स, फॉर एग्जांपल सनहेम एंड सिसबेनिया, इस तरह के प्लांट्स को यूज करके वो पहले इन प्लांट्स को अपनी फील्ड में ग्रो करेगा। जैसे ही ये प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, यंग रहेंगे, वो इन सारे प्लांट्स के ऊपर प्लॉइंग कर देगा। यू नो व्हाट इज प्लॉइंग? विद द हेल्प ऑफ प्लॉ
जब वो सॉइल को प्लॉइंग कर देगा उन प्लांट्स के साथ, तो वो प्लांट्स जो हैं वो उसी सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे और धीरे धीरे उसमें डिकम्पोज होने लगेंगे और इस मेथड से नेचुरली अपने आप सॉइल में मैन्योर या ह्यूमस बनता जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी। समझ में आया? This is a slow process and this does not increases the nutrients in a very large amount, but this is helpful to the farmers and it is a natural method. So I have written some important points for you regarding the topic manuring. That use of manure and fertilizers is called manuring, and if there is insufficient or improper manuring done in the crop field, then the plants result into weak growth. उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती अगर हम प्रॉपर अमाउंट में उनको मैन्योरिंग नहीं प्रोवाइड करते। What is the definition of manure? तो manure is an organic substance which is obtained from the decomposition of plants or animal waste, and decomposed matter is used, जो भी decomposition हो गया, decomposition के बाद जो matter बना उसको हम use करते हैं as manure in the field. And as I told you, there are two types of manures, compost and green manure, and I explained it. अब manure के बाद second important compound जो हम use करते हैं field में, that is fertilizers. आप सबने fertilizers word सुना ही होगा. We also discussed this in 7th standard. Fertilizers are actually chemical compounds. इसमें कुछ natural नहीं होता. ये literally chemicals होते हैं और इन chemicals को factories में बनाया जाता है. Manure में हमने देखा सब कुछ फार्म में या फील्ड में ही बना सकते हैं। कंपोस्ट भी फार्म में बनता है या फील्ड में या मैदान में बना सकते हैं। ग्रीन मैन्योर तो फील्ड में ही कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर स्पेसिफिकली मेड इन फैक्ट्रीज एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, एंड दीज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन सम वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. And I have written the definition of fertilizer for you. They are chemical substances which are rich in one or more nutrients, like for example nutrients की example nitrogen, phosphorus, potassium and many more. I told you earlier also. They can also be like manganese, copper, iron and many other nutrients. Yeah. Now you should know that nitrogen is represented by capital N. This is the symbol of elemental nitrogen. Phosphorus is represented by capital P and potassium is represented by K. ये elements होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब elements होते हैं. Same way नाइट्रोजन, phosphorus, potassium are also elements. आप सब ने ये सब कुछ 7th में chemical reactions वाले chapter में पढ़ा हुआ है, physical and chemical changes वाले chapter में. Okay, and they are specifically fertilizers are produced in factories, and there are some examples of the fertilizers like urea, ammonium sulfate. यूरिया में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, अमोनियम सल्फेट में अमोनियम नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी होता है, क्योंकि यहाँ सल्फेट है, सल्फर S भी यूज होता है. सुपर फॉस्फेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस होता है, पोटैश में बहुत सारा पोटेशियम होता है. NPK ये एक इस तरह का फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तीनों एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द केमिकल फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड. लेकिन आजकल क्या होने लग गया है, जब फार्मर्स ने बहुत सारा फर्टिलाइजर अपनी फील्ड में यूज कर लिया, उसकी वजह से देखा गया कि जो फील्ड है, जो सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी और कम हो गई. द रीजन इज द यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स. ये जो सारे केमिकल्स हैं, ये सारे केमिकल्स फार्मर्स को बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करने चाहिए. अगर इनको ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो दे विल नॉट बी गुड फॉर द सॉइल, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सॉइल अच्छा करने की जगह हम उसकी क्वालिटी को और खराब कर देंगे. ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स की एक डिसएडवांटेज है दैट अगर उनको एक्सेस अमाउंट में यूज किया गया, इफ दे आर यूज्ड इन मोर देन नेसेसरी अमाउंट, दे आर गोइंग टू reduce the fertility of the soil and the soil will become infertile. Second thing, they are also responsible for pollution. They are responsible for soil pollution. They are also responsible for water pollution. क्योंकि ये सब जब हम फील्ड में डालते हैं, खेतों में डालते हैं इतने सारे केमिकल्स,
तो ये सारे केमिकल्स पानी में मिल सकते हैं, दे कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुल के ये कई बार अंडरग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं और बह के नदियों में, नालों में, सी, ओशंस में भी चले जाते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉजिंग पोल्यूशन इन वाटर, नॉट ओनली रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज बट ऑल्सो इन अंडरग्राउंड वाटर. Okay, so it is very strictly instructed to the farmers that they should use only limited and prescribed quantity of these chemicals, not more than that, otherwise they are going to be very disadvantageous for us. Fine. Okay, so अब हमने मैन्योर्स के बारे में पढ़ लिया है, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया है, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए हैं. मैन्योर का एडवांटेज ये है कि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, इससे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता. दूसरी चीज आपको पता ही होगा कि जो नेचुरल मैन्योर्स होते हैं, जो ह्यूमस होता है, वो भी ये सॉइल के टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देते हैं. मतलब ये सॉइल का जो टच है, फील है, उस टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करते हैं. दूसरा, ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. थर्ड, इनसे सॉइल में एयर स्पेसेस बढ़ते हैं क्योंकि ये दे आर बिगर पार्टिकल्स और ये रफ होता है. दिस मैन्योर इज रफ. अब ये मैन्योर जब सॉइल में मिक्स करते हैं तो सॉइल के बीच में बहुत सारा एयर स्पेसेस होते हैं जिससे सॉइल अच्छे से ब्रीथ कर सकता है. सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकता है सॉइल. एंड दीज आर ऑल द गुड पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू मैन्योर. इट हैज लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस, बेनिफिट्स फॉर द फार्मर्स. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मैन्योर्स जो होते हैं, अब हमको पता ही है कि जो मैन्योर है वो बैक्टीरिया से बना है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है, डीकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो मैन्योर अगर हम सॉइल में डालते हैं तो हमारे सॉइल में गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड दे आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. Okay, so this was all about manuring and fertilizers and how do we add manure, how do we add fertilizers, what are the advantages and disadvantages of manure and fertilizers. इस एक्टिविटी से या इस प्रैक्टिस से फार्मर्स इंश्योर करते हैं कि जब उन्होंने फील्ड प्रिपेयर कर ली, उसके बाद उसमें उन्होंने बीज बो दिए, सोइंग कर दिया, और सोइंग करने के बाद जब उन्होंने मैन्योर और फर्टिलाइजर जो थर्ड स्टेप है वो भी कर दी, तो अब सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है और जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए सीड्स को ग्रो होने के लिए वो भी सारे ऐड कर दिए हैं. तो इससे दे विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप इन फ्यूचर. ये वाली स्टेप पूरी करने के बाद हम 4th स्टेप पे आ जाएंगे, दैट इज एडिंग वाटर, गिविंग वाटर टू द क्रॉप, which is called as irrigation. Irrigation is the topic that we are going to discuss in our next lecture. Till now, this is your work that you have to note down all these important points which I have written on the board in your notebooks. They will help you to study. And see you in our next lecture. Thank you for watching. Goodbye. Goodbye.